वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके सिविक्स की पहली चैप्टर की, विच इज़ द फ्रॉम द रूलर्स टू रूल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों को समझेंगे कि देखो यहाँ पे चैप्टर्स में आपके सिविक्स की जो या पॉलिटिकल साइंस जो भी आप बोल लो, ये आपके बेसिक कंसेप्ट है। तो थोड़ी से स्ट्रक्चर को समझते हैं क्या है। वन इज़ लेजिस्लेचर, अनदर इज़ एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज़ जुडिशरी। इसको चैप्टर में भी बात करेंगे, बट आपको कंसेप्ट के लिए मैं ये तीन चीज़ों को समझा दे रहा हूँ। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ताकि मैं इसलिए अभी आपको समझा रहा हूँ कि जब आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो ये कंसेप्ट जैसे ही आए आपको ध्यान रहे। तो लेजिस्लेचर, दोज हु आर फ्रेमिंग लॉज। अब एग्जीक्यूट, दोज आर इम्प्लीमेंटिंग लॉज। और जुडिशरी क्या है? जुडिशरी इज अ, यू कैन से दैट, गार्डियंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो किसी ने नियम बनाया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव उसको बोल रहे हैं कि भैया नियम तो आपने बना दिया, तो कोई तो हो जो उस नियम को फॉलो करवाए। सो इट विल बी एग्जीक्यूटिव। एंड जुडिशरी, दे विल सी वेदर दोज रूल दैट हैज़ बीन फ्रेम्ड और दोज लॉ दैट हैज़ बीन फ्रेम्ड वेदर इट इज़ फॉलोड और नॉट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे है। अगर इसको पोस्ट वाइज बात करें तो मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो रूल बनाते हैं, दे विल बी मिनिस्टर्स, दे विल बी लेजिस्लेचर। रेस्ट जो MP MLA जो मिनिस्टर नहीं है, दे विल बी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जज। आपको पता है, तो ये तीन चीज़ें हैं। एक और कंसेप्ट की बात करते हैं, पार्लियामेंट। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता होगा कि MP क्या है, MLA क्या है। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि आगे जब हम पॉलिटिकल साइंस में आगे बढ़ेंगे या सिविक्स में आगे बढ़ेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर रहे। तो देखो, पार्लियामेंट, इसको ऐसे समझो कि पार्लियामेंट दो हाउस है हमारे यहाँ, बट ऐसा समझो कि जो अपर हाउस है, इस तरह से अपर हाउस है, और नीचे जो है इट इज़ कॉल्ड लोअर हाउस। एज यू नो कि राज्यसभा अपर हाउस आता है, वेयर एज लोकसभा लोअर हाउस है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसे समझो आप कि लोकसभा में कॉमन पीपल वोट, ठीक है, ये हम लोग जो वोट देते हैं, इनसे लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं। जैसे ये दोनों में जो हाउस है ये पार्लियामेंट के ही है, तो दैट्स वाई बोथ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस विल बी कॉल्ड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे MP बोल देंगे अपर हाउस को, और लोअर हाउस को MLA बोल देंगे। नहीं, MLA अलग कंसेप्ट है, उसको भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो MP की अगर बात करें तो वो चाहे वो अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, दोनों के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे। ठीक है, लोकसभा में कॉमन पीपल वोट करेंगे। अब राज्यसभा में कौन वोट करेगा? तो राज्यसभा में जो वोटिंग होते हैं ये MLA के थ्रू होते हैं, मतलब हम लोग चूज करते हैं MLA को, और ये MLA वोट देके राज्यसभा के मेंबर को चूज करते हैं। अब MLA क्या होता है, आप वेट करना, थोड़े से में समझ आ जाएगा। अभी आप समझो कि लोकसभा भी, बस एक लाइन में समझो कि लोकसभा हम लोगों ने जो वोट दिया उससे लोकसभा के मेंबर चूज होते हैं, दे आर कॉल्ड MP। और एक टर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड MLA, ये वोट करके राज्यसभा के मेंबर बनाते हैं। अब और क्या कोई डिफरेंस है? बिल्कुल है। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, लोअर हाउस का जो इलेक्शंस होता है, दैट इज़ ऑन एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, वेयर एज राज्यसभा का जो अपर हाउस है, इसका इलेक्शन ऑन एवरी 6 ईयर्स होता है। ठीक है, इसके बाद टोटल मेंबर में भी डिफरेंस है। यहाँ पे जो है 543 अभी है, 245। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कंसेप्ट को समझते हैं। जो अभी हम लोगों ने बात किया MLA का, तो MLA क्या होते हैं और PM कैसे बनते हैं, उसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझ लेंगे। तो एक स्टेट में, उसी तरह एक स्टेट में फिर से जो कर सकते हैं, दो हाउस हो सकते हैं। यहाँ पे भी अपर हाउस होंगे, चूँकि स्टेट में भी CM होते हैं, और नीचे होंगे लोअर हाउस। तो अपर हाउस के मेंबर जो है ये कहलाएंगे MLC। यहाँ पे टर्म अलग अलग है, यहाँ पे देखना, आप कंफ्यूज मत होना। जो अपर हाउस के मेंबर होंगे ये MLC कहलाएंगे। इस हाउस का नाम जो होगा ये होगा विधान परिषद। ये हर जगह नहीं होते हैं, मैं स्टेट का नाम आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और जो लोअर हाउस होता है इसको कहते हैं विधान सभा। यहाँ के जो मेंबर हैं ये कहलाते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये जो अपर हाउस और लोअर हाउस स्टेट के अंदर कितने राज्यों में है जो मैंने बताया, तो देखो इंडिया में 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ये दोनों हाउस है। बाकी रेस्ट जो जगह है वहाँ पे सिर्फ एक ही हाउस है, दैट इज़ कॉल्ड लोअर हाउस।
तो ये 6 स्टेट कौन से हैं? आंध्र प्रदेश। तो दीज आर द 6 स्टेट जहाँ पे जो है ये दोनों हाउस है, बाकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस है, मतलब सिंगल हाउस है। अब देखो, ये आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि अब एक जो पहले का टॉपिक था कि ये जो हम लोग जो वोट किसको करते हैं यहाँ पे, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हम लोग वोट जो है एमपी क्यों कर रहे हैं, और एमपी राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग जो वोट करते हैं ये एमएलए को वोट करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन पीपल वोट फॉर, तो अब यहाँ पे वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो एमपी राज्यसभा के होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय एमएलए, बट एमएलसी का इलेक्शन कैसे होगा? तो एमएलसी का इलेक्शंस का एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो एमएलसी के इलेक्शंस के लिए बहुत सारे लोग वोट देते हैं। तो 1/3, जैसे इसमें थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो जा रहा है बट समझ लो शॉर्ट में ही, 1/3 एमएलए जो वोट देंगे, ये एमएलए हैं, इनके वोट हो जाएंगे। 1/3 म्यूनसिपाल्टीज़ या पंचायत जो है ये लोग वोट देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टीचर्स को भी, जिनके 3 ईयर के एक्सपीरियंस है, ये 1/12 इनके वोट हो जाएंगे। और 1/12 जो है ग्रेजुएशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उस स्टेट में एटलीस्ट 3 ईयर से हैं तो उनको भी वोट है। और कुछ सीट जो होते हैं ये नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके थ्रू? स्टेट का बॉस कौन? गवर्नर के थ्रू, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट कल्चर, ये सारी चीज़ें। तो अब स्टेट का जो सीएम होगा ये किसी भी हाउस का हो सकता है, वो अपर हाउस का भी हो सकता है, लोअर हाउस का भी हो सकता है। इसका मतलब आप ये समझो, स्टेट का जो सीएम होगा वो इलेक्शन में जीत के भी आ सकता है, या हो सकता है कि नॉमिनेट होके वो पहुंचा होगा और वो सीएम बन सकता है। सेम हाउ वहाँ पे जो हम लोगों ने बात किया था एमपी का, एमपी चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, तो किसी का भी एमपी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। जैसे अभी मोदी जी जो हैं वो लोकसभा से इलेक्शन के थ्रू आते हैं, जबकि मनमोहन सिंह राज्यसभा के हैं। तो आई थिंक आपको लोकसभा राज्यसभा का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछना। अब आते हैं कौटिल्य की 3 ड्यूटीज़ ऑफ ए रूलर। कौटिल्य क्या कहते हैं कि एक अर्थशास्त्र से एक्सट्रैक्ट लिया गया है कि एक रूलर को कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये कौटिल्य की है। तो पहला काम जो है इनका प्रोटेक्शन का है। किस तरह का प्रोटेक्शन? सेफगार्डिंग द किंगडम फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट और एग्रेशन की। एक रूलर का काम है कि अगर हमारे कंट्री के ऊपर या हमारे एरिया के ऊपर कोई भी अटैक हो रहा है तो हमको डिफेंड करना, और इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर्स एंड मेंटेनिंग ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस, वही चीज़ हो गई। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विच इज़ कॉल्ड पालन। तो पहला हो गया रक्षा, दूसरा हो गया पालन। कि हमारे यहाँ पे देखेंगे कि पीस, जस्टिस और रूल ऑफ लॉ हो रहा हो, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठाए लटका दिए, इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। प्रिवेंटिंग इंटरनल कन्फ्लिक्ट, क्राइम्स एंड अपराइजिंग, कि प्रिवेंट करना चाहिए कि कोई आपस में लोग ना लड़ रहे हो, कोई भी तरह का क्राइम ना हो, या कोई कह सकते हो रिवोल्ट ना हो रहा हो, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, इंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नेंस एज वेल एज, यही सारी चीज़ें हैं कि वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नेंस देखेगा। नेक्स्ट, योगक्षेमा, दैट मीन्स वेलफेयर ऑफ द पीपल, भी राजा का ही काम है ना, वो देखेगा कि स्टेट में कैसे लोग हैं, गरीबी अगर है तो उससे बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लोगों के पास खाना नहीं है तो खाना देने की कोशिश करेगा। तो ये एक राजा का काम है, ठीक है। एज वेल एज ट्रेड, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर, ये सारी चीज़ों का ध्यान राजा जो है देख रेख करेगा, ये उसकी ड्यूटीज़ है। अब चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो ऑब्वियस है कि सबसे पहले चैप्टर हम समझेंगे कि गवर्नमेंट क्या होता है। तो सिंपल से कहेंगे गवर्नमेंट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेकिंग एंड इन्फोर्सिंग रूल्स इन अ सोसाइटी। जो हम लोगों ने बात किया अभी कि गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो काम क्या करती है कि रूल बनाना और रूल को अप्लाई करना, ठीक है। तो और एज वेल एज गवर्नमेंट डिसाइड करती है किसके पास पावर है, कितना पावर रहेगा, कितने नियम बनाए जाएंगे, और कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं या स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में जो रिसोर्सेज है उसका बेहतर यूटिलाइजेशन हो सके, ना कि जो कंट्री में रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के पास रहे। तो अ किंग इज़ हैविंग मॉरल ड्यूटीज़ लाइक दैट इट the resources should be divided and distributed to each and everyone. तो that is a good governance. अब व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या काम करती है ना। तो पहला चीज़ जो हम लोग अभी भी बात कर चुके हैं, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। इट वर्क्स टू कीप पीपल सेफ एंड पनिश दोज हु ब्रेक द लॉ। गवर्नमेंट दोनों चीज़ करती है, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट भी करती है, और जो अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपके राइट्स आपसे छीनना चाह रहे हैं तो उनको पनिशमेंट भी देना चाहती है। जैसे आपके घर में आपको राइट मिला है आके आप घर में पैसे रख सकते हो,
और अगर कोई लुटेरा आके ले जाए तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, तभी तो लुटेरे को पकड़ने के लिए लगी है। नहीं तो गवर्नमेंट बोल देगी सीधे कि भैया आपका पैसा था, आप जानो। लेकिन गवर्नमेंट इज़ देयर फॉर अस सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट अस। तो गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, इंश्योरिंग पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, अभी बात किया, वही सारी चीज़ें। मैनेजिंग रिलेशनशिप विथ अदर कंट्रीज़, तो गवर्नमेंट का ये भी काम है कि दूसरे कंट्री के साथ, खास करके पड़ोसी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखना, ठीक है, जो कि जनरली इंडिया के रिस्पेक्टिव में हमें जो है अभी तक नहीं मिल रहा है। हालांकि एक बड़ी अच्छी बात अगर आपने सुनी होगी तो किसी ने कहा है कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो है ये चीज़ है ना कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ हमें अच्छा रिलेशन डेवलप भी करना होगा, और अगर हम इसको डेवलप नहीं कर पाएंगे तो दैन इट इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर अस, क्योंकि एक तो ट्रैफिक इतनी बढ़ रही है एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट हमारा ट्रेड एंड ऑल दोज इम्पैक्ट होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। तो गवर्नमेंट टेकिंग केयर ऑफ नेशनल डिफेंस, गवर्नमेंट नेशनल डिफेंस जो पहले भी देखा था वो चीज़ें हैं। डिलीवरिंग एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस, अगर कहीं पे किसी भी स्टेट में अगर या किसी भी राज्य में या किसी भी कंट्री में जो ज़रूरी चीज़ें हैं अगर नहीं मिल पा रही है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करती है। मैनेजिंग इकोनॉमी भी देखती है एंड लुकिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखती है। अब है व्हाट आर द टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, तो डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, थियोक्रेसी, ओलिगरेसी एंड कम्युनिज्म। तो इस चैप्टर में यहाँ डेमोक्रेसी डिटेल में बात करेंगे, बाकी सबका इंट्रोडक्शन। तो डेमोक्रेसी क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे कि डेमोक्रेसी एक, इसको बचपन से आप पढ़ते जा रहे हो ना, जब से सिविक्स पढ़ रहे हो कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज सिस्टम इन विच द रूलर इज इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे रूलर जो है चूज करते हैं कौन, कॉमन पीपल में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इट इंश्योर दैट एवरी सिटीजन हैज अ वॉइस थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। तो ये हो गई। अब बुक में जो है आपका कि स्कूल एक कैसे एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेशन का है यहाँ पे दिया गया है। तो स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती है, चाहे वो टाइम टेबल बनाने का, स्पोर्ट्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने का, मिड डे मील जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूलों में होते हैं, बर्तन धोने के होते हैं, प्लानिंग, मॉर्निंग असेंबलीज, ये सारे काम होते हैं, ठीक है। और यह एक एक्टिविटी जैसे कि नो बैग डे, बड़ा मज़ेदार दिन होता है कि आपको बैग लेके नहीं आना है। जब मैं स्कूल में था तो इस तरह की एक्टिविटी पता नहीं क्यों नहीं कराते थे। तो द हेड टीचर के पास ये मतलब जो प्रिंसिपल होते हैं उनके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बहुत सारे स्कूलों में क्या करते हैं कि स्टूडेंट कमेटी का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। अब ये स्टूडेंट कमेटी क्या करेगी, रूल बनाएगी, रूल को इम्प्लीमेंट कराएगी और ये भी देखेगी कि रूल फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो जो बुक से आपके एग्जाम्पल है उसी से लिया गया है कि नगमा जो है ग्रेड 12 की है, वी आर द ओल्डेस्ट सो वी विल मैनेज एवरीथिंग। ग्रेड 12 के बच्चे सीनियर हैं तो ये सबसे ज़्यादा, इन्होंने कहा कि हम सबसे ज़्यादा स्कूल में पुराने हैं, हम सबसे ज़्यादा सीनियर हैं तो हम सारा चीज़ मैनेज करेंगे। तो जबकि ग्रेड 11 के बच्चे ही है, जो ये शोभा ये कह रही है कि ग्रेड 12 के बच्चे तो चले जाएंगे तो ग्रेड 11 वाले हम लोग काम करेंगे बेहतर। एवरीवन शुड हैव अ से। अब गुरप्रीत ने आइडिया दे कि भैया या तो 11 वाले हो गए या 12th हो गए तो तुम सारे ग्रेड का प्रॉब्लम तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। इट्स बेटर कि सारे ग्रेड मिल के जो है सॉल्यूशन निकालें। ये एक एग्जांपल क्या है कि दिस एग्जांपल टीचर्स अस अबाउट रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे अलग अलग ग्रुप का वॉइस होता है और रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए जाते हैं। उसी तरह डेमोक्रेसी में जो हम लोगों ने बात किया, MP चूज़ किए जाते हैं, MLA चूज़ किए जाते हैं और हमारी बातों को मतलब एज अ कॉमन पीपल हमारी बातों को कंट्री तक पहुंचाते हैं, मतलब लेवल तक या स्टेट लेवल तक। हालांकि एक स्कूल की कमेटी जो है पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव से अलग होती है। तो आपको चूज करना है कि यहाँ पे आप थोड़े से क्वेश्चंस थे कि हाउ आर क्लास रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट फ्रॉम MP एंड MLA और मेक अ लिस्ट इन क्लास विद योर टीचर। तो चलो ये आप मिलके करना। एक थोड़े से एक सजेशंस है कि किस तरह से स्टूडेंट कमेटी एक बढ़िया बनाए जा सकते हैं। Everyone in the school joins the committee, ठीक है। This will make it hard to make decision too many people. The head teacher select the student. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर सब लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो प्रिंसिपल के लिए या टीचर्स के लिए कौन से लोग होंगे उनको चूज़ करना मुश्किल हो जाता है। दिस इज़ अनडेमोक्रेटिक, मोस्ट स्टूडेंट वुड नॉट हैव अ से। अब सारे लोग मिलकर डिसीजन नहीं कर रहे हैं तो आप कह सकते हो कि ये डेमोक्रेटिक तो नहीं हुआ भाई,
तो स्टूडेंट वोट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ग्रेड, तो हर क्लास से एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे, जैसे ग्रेड 8 का एक रिप्रेजेंटेटिव है, 9 का एक रिप्रेजेंटेटिव है, 10 का एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव मिलके क्या करेंगे, अपने अपनी बातों को या अपने कंसर्न जो होंगे वो प्रिंसिपल तक ले जा सकते हैं। तो प्रॉब्लम जो है आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और दिस इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट डेमोक्रेटिक वे, एवरीवन वॉइस इज हर्ड थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव। और बच्चों की वॉइस को जो है आसानी से समझा जा सकता है। ठीक उसी तरह जो है कंट्री में भी इसी तरह होता है या स्टेट में भी। तो ये जो तीसरा मेथड है कि जो हम लोगों ने कहा कि स्टूडेंट वोट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, ये बेस्ट मेथड क्यों है, ये फेयर है, सब सारे लोग इसमें हैं। और एवरी क्लास इज रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 9 हो या 10 हो, सब क्लास की रिप्रेजेंटेशन हो गई। और 6 से 1 है तो उनके भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग इज मैनेजेबल एंड एफिशिएंट, और डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, तो जस्ट लाइक ए स्टूडेंट कमेटी क्या करती है, जैसे जो स्कूल के काम को मैनेज कर रही है ना, रूल बना रही है और ये भी इंश्योर कर रही है कि रूल्स फॉलो हो रही, तो गवर्नमेंट भी वही काम करती है। दीज आर कॉल्ड द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कि रूल बनाना, रूल को चेक करना कि ये फॉलो हो रहे हैं या नहीं, जो बिगनिंग ऑफ द टॉपिक हम लोगों ने बात किया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और देखना कि भाई ये सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। तो गवर्नमेंट के 3 मेन काम है, लेजिस्लेटिव फंक्शन जो पहले भी बात कर चुका हूँ, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, और थर्ड है जुडिशियल फंक्शन। तो डेमोक्रेसी काम कैसे करती है, तो डेमोक्रेसी का सीधे से मतलब हो गया कि रूल ऑफ द पीपल। अब हमारा रूल है, इसका ये मतलब नहीं कि हम जो चाहें वो करेंगे, है ना। तो जस्ट लाइक इन ए स्कूल कमेटी वेयर स्टूडेंट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, इन अ डेमोक्रेसी पीपल वोट टू इलेक्ट लीडर्स हु विल मेक, इम्प्लीमेंट एंड enforce laws on their behalf। तो हमारे बिहाफ पे देखो, जैसे इंडिया की अगर बात कर लें तो वी आर हैविंग 145 करोड़ पॉपुलेशन। अब हर लोग मिलके तो रूल नहीं बना सकते, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर चूजिंग आर रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो स्टेट में एमएलए हो या पार्लियामेंट में एमपी हो। तो ये स्टेट और सेंटर के लिए जो रूल एंड रेगुलेशंस का काम है ये एमएलए और एमपी कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने चूज़ किया, वही हमारे लिए रूल बना रहे हैं। तो दैट्स वाई डेमोक्रेसी इज कॉल्ड एज द रूल ऑफ द पीपल। अब गवर्नमेंट डिफरेंट कैसे होती है, एवरी देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर्स होते हैं, अलग अलग हिस्ट्री है वहाँ पे, और अलग अलग उनके सेंटिमेंट है, अलग अलग उनका फ्यूचर है। तो हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो सेम नहीं है। Here are 4 key differences that make one government different from one another। अब ये क्या है, In some countries the people decide who the government is, like in democracy such as India। तो हम चूज करते हैं कि हमारी सरकार कौन बनेगी, या एमएलए हमारे कौन बनेंगे, एमपी कौन बनेंगे। कुछ जगह पे क्या होते हैं, रिलीजियस लीडर्स और रिलीजियस रूल डिसाइड्स दैट हु विल बी रूल एज, सो हु विल बी द रूलर, सो इट इज़ कॉल्ड थियोक्रेसी, ठीक है। सो द पावर ऑफ पीपल एंड अथॉरिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। मतलब अलग अलग कंट्री में अकॉर्डिंग टू द कल्चर, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द पीपल, रूलर अलग टाइप के होते हैं। अब गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है, अलग अलग में फिर से अलग होंगे। जैसे डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ रूलर इलेक्शंस के थ्रू होंगे। मोनार्की में जहाँ पे किंग या क्वींस है वो क्या होंगे, जनरली एक रॉयल फैमिली होगी, राजा का बेटा यहाँ राजा बनेगा, ठीक है। डेमोक्रेसी में भी कभी कभी क्या होते हैं कि अब सपोज रूलर ए है, उसके बच्चे इलेक्शंस में आए तो उसके बच्चे इलेक्शंस में आएंगे तभी, अगर वो जीतेंगे तभी बनेंगे। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि रूलर ए है या एमपी ए है, उसका बेटा इलेक्शन में आए बिना ही जीत जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इवन विद इन डेमोक्रेसी द टाइप ऑफ इलेक्शन और हाउ रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन कैन वेरी। तो अलग अलग जगह डेमोक्रेसी भी अलग अलग तरीके से है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हाट डू दे डू। अब देखो गवर्नमेंट के अंदर में 3 पार्ट, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इन सम गवर्नमेंट दीज फंक्शन आर डन बाय इंडिपेंडेंट बॉडीज, ठीक है, एज इन मोस्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिपेंडेंट बॉडीज अलग अलग काम करते हैं। इन मोनार्की द किंग और क्वीन में कंट्रोल ऑल दिस फंक्शन। तो मोनार्की में क्या होगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों को एक ही आदमी किंग करेगा, किंग या क्वीन जो होगा ये इनको कंट्रोल करेंगे। जनरली हमारे कंट्री में या हमारे जैसे कंट्रीज़ में जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे ये तीनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री में वी आर हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन and on behalf of that constitution they are functioning। और
कुछ कंट्री में जो जहाँ पे मोनार्की होगी या किंग या क्वीन होंगे उनके पास ओबियसली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, दे विल डिसाइड, उनकी जो मर्जी होगी वही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट वर्किंग फॉर, गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है? तो देखो गवर्नमेंट के काम करने के अलग अलग गोल होंगे। तो कहीं पे गवर्नमेंट काम करेगी इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए और हर लोगों के लिए, ताकि हर लोगों के पास प्रोस्पेरिटी हो। जैसे कि इंडिया में कुछ लोग जो हैं फोकस ऑन बिहाफ ऑफ स्मॉल ग्रुप, फैमिली और एलिट क्लास, तो ये अलग अलग गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। द वैल्यूज़ एंड आइडल्स ऑफ गवर्नमेंट शेप इट्स वर्क एंड पॉलिसीज़। अब डेमोक्रेसी अगर दुनिया में अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, बट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं इसके बारे में हम बात करते हैं, क्या क्या फॉलो हो रहे हैं। तो वन इज़ इक्वालिटी। तो इन अ डेमोक्रेसी एवरी पर्सन इज इक्वल, everyone should have equal access to education, healthcare and opportunities. Everyone is equal before the law, no one is above the law. तो these are the terms that are followed in democracy। ठीक है, कि डेमोक्रेसी में कोशिश की जाती है कि everyone is equal। नेक्स्ट इज फ्रीडम, सिटीजन हैव फ्रीडम टू मेक चॉइस एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, कि हर लोगों के पास फ्रीडम है का कि आप चूज कर सकते हो जो आपकी इच्छा हो, अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अब बिना डरे अपनी बात रह सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को अब्यूज़ कर दोगे, दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो ये देखो एज लॉन्ग एज दे रिस्पेक्ट अदर राइट। एंड नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन। सो एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू वोट एंड चूज रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस। मुझे भी अधिकार है एंड दोज हु हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स, ये सारे लोगों को अधिकार है। ठीक है, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिकम पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, जो लॉ मेकिंग बॉडीज है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्या है कि हर सिटीजन को जो वोटिंग का अधिकार है रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट और वेल्थ। ठीक है, बस एज होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, 18 ईयर्स। इट इंश्योर दैट एवरी वन इज अ वॉइस इन द गवर्नमेंट। फिर फंडामेंटल राइट्स है क्या, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। दीज राइट आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉज विच इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, देयर इज फेयर एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ कोर्ट दैट मेक्स श्योर लॉज आर फॉलोड बाय एवरीवन एंड सिटीजन राइट्स आर प्रोटेक्टेड। अब नेक्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेसी इज ऑलवेज ग्रोइंग एंड चेंजिंग। अब होता क्या है कि डेमोक्रेसी क्या हमेशा बेहतर हो रहा है या बदल रहा है? बदलने का मतलब बेहतर हो रहा है, बदलना डेमोक्रेसी में कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए आप, दिस प्रिंसिपल वे आर नॉट ऑलवेज फॉलोड इन एवरी डेमोक्रेसी। तो जो प्रिंसिपल की भी हम लोगों ने बात की वो हर जगह हर कंट्री में फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे इंडिया गेव द राइट टू वोट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इन 1950। तो 1947 में हमें आज़ादी मिली। जब हमारे इलेक्शन के अनाउंसमेंट हुए तो हमने कहा कि हमने जो रूल एंड रेगुलेशंस बनाए, मतलब हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ कब, 1950 में 26 जनवरी। तो उसी समय हमने ये कह दिया कि जो वोटिंग राइट है सबको होगा। बट स्विट्ज़रलैंड में महिलाओं को वोटिंग के राइट 1971 में मिला। तो जिस कंट्री में राइट नहीं है डेमोक्रेसी में, उसको राइट देने की बात हो रही है और बेहतर हो रही है। इवन इफ सम डेमोक्रेसी फेस चैलेंजेस, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजन टू नो दिस प्रिंसिपल्स एंड वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट दिस आइडियल्स। तो डेमोक्रेसी में एक अच्छी चीज़ है ना कि माइट भी कि किसी कंट्री में कोई राइट्स नहीं मिल रहे होंगे, इट कैन बी देयर, बट ये राइट्स मिलेंगे जब लोग उसके लिए डिमांड करेंगे या प्रोटेस्ट करेंगे। तो दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट डेमोक्रेसी, दैट यू कैन आस्क फॉर योर डिमांड। नेक्स्ट अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अभी तो हमने देखा डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब क्या डेमोक्रेसी के भी अलग अलग टाइप हैं? बिल्कुल, डेमोक्रेसी इज फॉलोड इन मैनी कंट्रीज बट नॉट ऑल डेमोक्रेसीज आर द सेम। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। दीज आर द टू मेन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कौन कौन सी? एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ऑल सिटीजन आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेकिंग डिसीजंस, क्रिएटिंग रूल्स एंड मैनेजिंग गवर्नमेंट फंक्शंस। इंडिया में ऐसा होता है क्या? अभी आप सोचो ऐसा कि एक कंट्री में जितने लोग हैं वो सारे लोग जो हैं डिसीजंस मेकिंग में लगे हैं, नियम बना रहे हैं और गवर्नमेंट को काम को चला रहे हैं। पीपल डोंट चूज रिप्रेजेंटेटिव, दे पार्टिसिपेट इन एवरी डिसीजन देमसेल्फ। ये क्या करते हैं कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अपना नहीं चूज कर रहे हैं, वो डायरेक्ट रूल कर रहे हैं। एंड दिस फॉर्म स्टिल एग्जिस्ट इन सम प्लेसेस लाइक स्विट्जरलैंड और सम लोकल डिसीजंस। ठीक है, अब इनकी प्रॉब्लम क्या है?
डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज डिफिकल्ट टू मैनेज इन लार्ज कंट्रीज। अब इंडिया जैसे कंट्रीज में ये पॉसिबल नहीं है। 145 करोड़ प्लस पीपल थिंक लाइक कि सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, तो वोटिंग करना ही पॉसिबल नहीं होगा डिसीजंस के ऊपर में। या सपोज़ कि आपकी सिटीज़ के सारे लोग मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि ट्रैफिक क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा काओस की सिचुएशन नहीं हो जाएगी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि इट इज़ वेरी हार्ड टू for everyone to gather and decide in every issues, and it becomes slow and complicated, just like the school example where having every student on the committee was impractical। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक में से अगली पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो हमारे यहाँ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू मेक डिसीजन एंड गवर्न ऑन देयर बिहाफ। तो जैसे मान के चलो कि एक सिटी में जो है, अब ऐसे समझो कि इलेक्शंस हमारे यहाँ कैसे होते हैं, तो ये सपोज पूरी कंट्री है, तो पूरी कंट्री में एक बार इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। तो लोकसभा में जो है हमारे कंट्री को 543 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, मतलब 543 कंस्टिट्यूएंसी एरिया हो गया। ठीक है, और ईच एरिया के लिए जैसे सपोज ऐसे समझो, आप फिर से मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज एरिया ए है, या इसका एक आप एग्जांपल ले लो, अगर आप कनेक्ट कर सको, सपोज ये भोपाल है। ठीक है, तो अब भोपाल में क्या होगा, इलेक्शंस होने हैं, भोपाल एक कंस्टिट्यूएंट एरिया है, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ए अपना कैंडिडेट उतारी, बी अपना कैंडिडेट उतारी, सी उतारी, डी उतारी। अब यहाँ के लोगों को जो भी अब पसंद आया, सपोज उन्होंने ए को वोट दिया, तो ए इस सीट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब यहाँ के लोगों की बातों को ए रिप्रेजेंट करेगा। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। और दिस रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट बट ऑलवेज अकाउंटेबल टू द पीपल, मतलब ये जो गवर्नमेंट बनाएंगे लेकिन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अकाउंटेबल मतलब क्या होगा? आंसरेबल। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो सॉर्ट करेंगे। एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी टुडे, और जैसे कि इंडिया और यूएसए में भी ये यही चल रहे हैं। अब इसकी फीचर्स की अगर बात करें, यहाँ पे इलेक्शन कैसे होंगे? यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के थ्रू, मतलब हर लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इलेक्शन टेक प्लेस एट रेगुलर एंड फिक्स इंटरवल, रेगुलर होगा और एक फिक्स इंटरवल पे होगा। इंडिया में 5 साल पे होते हैं, यूएसए में 4 साल में होते हैं। और इलेक्शंस के थ्रू पीपल क्या कर सकेंगे? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे एज एक्सप्रेस देयर अप्रूवल और डिसअप्रूवल हाउ द गवर्नमेंट इज परफॉर्मिंग। अगर सपोज पॉलिटिकल पार्टी ए इलेक्शन में आई और लोगों को लगा कि ये काम अच्छे नहीं कर रही है, तो अगले इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी बी आ जाएगी। और लगा फिर 5 सालों में लगा कि भैया नहीं, ए ही ठीक काम कर रही थी, या पॉलिटिकल पार्टी डी अच्छा काम करेगी, नए एजेंडा के साथ आ रही है तो डी अच्छा काम करेगी, या पॉलिटिकल पार्टी एम अच्छा काम करेगी, तो लोग इसको वोट देंगे या इसको वोट देंगे। तो दैट इज हैपनिंग इन डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की क्या कोई टाइप है? मोस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड फॉलो द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, पहले भी बात कर चुके हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव भी 2 टाइप के हैं, वन इज कॉल्ड पार्लियामेंट डेमोक्रेसी एंड अनदर इज कॉल्ड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव मतलब जो गवर्नमेंट है, ये लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं जो हमारे यहाँ है, जो लोग लॉ बना रहे हैं और जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दोनों जो है एक ही सिस्टम के पार्ट हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर ऑल्सो एमपीज। प्राइम मिनिस्टर भी एमपी है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी एमपी है। द गवर्नमेंट वर्क्स ओनली एज लॉन्ग एज इट हैज़ द सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। का मतलब क्या हो गया कि सिंपल से आप समझो ना कि पीएम इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट वी नो आइदर फ्रॉम लोकसभा और फ्रॉम राज्यसभा, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि पीएम जो है एक मॉनिटर है लोकसभा और राज्यसभा का, बट जब मॉनिटर को तभी तक लोग पसंद करेंगे जब कंप्लेन नहीं करेंगे। जनरली जो है पीएम जो होते हैं वो लोकसभा से आते हैं, बट मैंने जैसे पहले बताया वो राज्यसभा से भी आ सकते हैं। तो अगर लोगों को लगने लगा या जो रूलिंग पार्टी है उसको लगने लगेगा कि उसका कैंडिडेट अच्छा नहीं है, तो माइट बी दे कैन चेंज द कैंडिडेट, पीएम भी चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ द लेजिस्लेचर विड्रॉ सपोर्ट द गवर्नमेंट मस्ट रिज़ाइन। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे लेजिस्लेचर को लगेगा कि भैया ये काम नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा। इन इंडिया दिस कॉन्फिडेंस इज मेनली हैंडल्ड इन लोकसभा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। पीपल इलेक्ट द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट पहले भी बात कर चुके हैं। एग्जीक्यूटिव कम फ्रॉम विद इन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू
लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव जो भी होंगे वो लेजिस्लेचर को बताएंगे। एग्जाम्पल इंडिया, यूके, कनाडा। अब देखिए अमेरिका और इंडिया एक ही टाइप के रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, बट दोनों जो है पार्ट्स ऑफ यहाँ बात करेंगे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, यहाँ पे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब ये क्या है कि एग्जीक्यूटिव इज सेपरेट फ्रॉम लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो होगा, जो प्रेसिडेंट जो होंगे यहाँ पे, ये लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं होंगे, ये अलग होंगे। प्रेसिडेंट यहाँ डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। हमारे यहाँ हम पीएम को डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते, हम सीएम को डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते, हम जो कैंडिडेट है उसके लीडर को वोट देते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स ऐसे समझो आप कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर ए है, एक पॉलिटिकल पार्टी बी है, एक पॉलिटिकल पार्टी सी है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी, एमएलए या एमपी के, जो भी जिसकी भी वोट हो रही है, तो हम इस एमएलए और एमपी के लिए वोट देंगे। अब इनके बीच में कोई एक लीडर होगा, इनके बीच में कोई एक लीडर होगा और इनके बीच में कोई एक लीडर होगा। तो वी आर नॉट गिविंग वोट टू द लीडर्स, वी आर गिविंग वोट टू वन, है ना। सो एमएलए और एमपी, अब ये अपना लीडर जिसको चूज करे, ये हो सकता है कि ए अपना लीडर एम को चूज करे, बी अपना लीडर जेड को चूज करे। मतलब जेड इलेक्शंस लड़ेगा तभी वो लीडर चूज होगा। क्या बिना इलेक्शन लड़े कोई सीएम या पीएम बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बट विद इन 6 मंथ उसको इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे और उसको जिस एरिया से इलेक्शंस लड़ रहा है वो जीतना पड़ेगा। ठीक है। अब प्रेसिडेंट डजंट नीड द सपोर्ट ऑफ लेजिस्लेचर टू स्टे इन ऑफिस। प्रेसिडेंट को ज़रूरत नहीं होता है लेजिस्लेचर का सपोर्ट का ऑफिस में कंटिन्यू करने के लिए। तो एग्जीक्यूटिव अलग काम करते हैं और लेजिस्लेचर यहाँ पे अलग काम करता है। पीपल इलेक्ट बोथ द लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट, अभी हम लोगों ने बात किया, लेकिन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं है। ठीक है, और ये सब पावर जो है अलग है। ऐसा कहाँ पे होता है? ब्राज़ील और यूएस में। अब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर बात कर चुके हैं, इस पे बारे में बात नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा पॉज करके। अपर हाउस, लोअर हाउस के बारे में बात हो चुकी थी, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन। ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, दैट मीन्स क्या हो गया? लोकसभा, सॉरी, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब हो गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसके बारे में भी बात हो गई है। अब हम हिस्ट्री के पार्ट्स में आते हैं कि क्या दुनिया में अर्ली रिपब्लिक जैसे टर्म जो थे ये थे, या सिर्फ इंडिया में आए या कहीं और भी आया था। तो रिपब्लिक का मतलब सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। तो रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट अ किंग और क्वीन। मतलब रिपब्लिक का मतलब हो गया जो कंट्री का हेड है वो कैसे होगा? इलेक्टेड होगा। ऐसा नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा बन जाएगा, वो बन सकता है लेकिन अगर इलेक्टेड होंगे। ठीक है। अब ये लीडर्स कैसे चूज किए जाएंगे? ऑन द बिहाफ ऑफ मेरिट और एबिलिटी। ऐसा नहीं कि वो किसी एक फैमिली के बिलोंग करते हैं। जैसे इंडिया में कुछ महाजनपद थे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि ये रिपब्लिक लाइक थे, जैसे वज्जी महाजनपद एंड लिच्छवी। ठीक है। तो ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के थ्रू आते थे, सभा और समिति होती थी, दे डिसाइड कि भैया किसको राजा बनना है। लीडर्स वेर चूजन फॉर देयर स्किल्स एंड फेयरनेस, नॉट देयर बर्थ। यही चीज़ थी। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म डिफरेंट क्लान्स मेट रेगुलरली टू डिस्कस पीपल प्रॉब्लम एंड फाइंड सॉल्यूशन। तो ये लोग मिलते थे, ठीक है, कि भैया लोगों से कि क्या आपको प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता था, और ये सभा और समिति मिलकर डिसाइड करती थी कि कौन रूलर बनेगा। इनफैक्ट चोला पीरियड में भी जो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू में आते हैं, जो कि चोला दैट मीन्स अभी तमिलनाडु में यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी। उत्तर मेरियर इंस्क्रिप्शंस कहता है कि विलेजेस हैड सभास, ठीक है, दैट मीन्स लोकल गवर्निंग बॉडीज एंड मेंबर वेयर इलेक्टेड यूजिंग सील्ड बैलेट बॉक्सेस। तो आप समझ सकते हो 10th सेंचुरी सी में जो है इन लोगों ने बैलेट बॉक्स खोज लिया था। दे वेयर क्लियर रूल्स अबाउट हु could be elected and what their duties were and how they could be removed if they were corrupt or dishonest। तो how advanced India was कि हम लोग जो है पहले से ही कह सकते हो कि ये जो बैलेट पेपर या ईवीएम तो चलो नई टेक्नोलॉजी है, बट इट वाज बेस्ड ऑन बैलेट पेपर।
तो ये जो इलेक्शंस के मेथड थे हमारे यहाँ बहुत पहले से फेमस थे। बाद में वर्ल्ड में जैसे आप देखोगे कि 1787 में अमेरिका में रिवॉल्यूशन हुआ, 1789 में फ्रांस में हुआ, फिर यहाँ पे इलेक्शंस की बात हुई। लेकिन हमारे यहाँ 10th सेंचुरी में, दैट मीन्स नियर बाई 1000 में ही ये सारी चीज़ें बात हो रही है। इनफैक्ट ये जो आप देख रहे हो वज्जी महाजनपद लिच्छवी क्लान्स में, ये नियर बाई 2000 BC 500 BC के आसपास में यहाँ पे जो है चीज़ें चल रही थी। अब नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है क्या होता है, हम लोगों ने एक डेमोक्रेसी पढ़ लिया, बाकी आपको सिर्फ डेफिनेशन जानने हैं। तो नेक्स्ट इज मोनार्की। ये क्या होता है? इन अ मोनार्की गवर्नमेंट सिस्टम पावर इज हेल्ड बाय अ सिंगल रूलर सच एज किंग और क्वीन। मोनार्की का मतलब हो गया रूल बाय किंग और क्वीन, ठीक है। तो ये अपना पोजीशन इनहेरिट रखते हैं, मतलब राजा का बेटा यहाँ राजा बनेगा। ये एब्सोल्यूट मोनार्की थोड़ी अलग होती है, जहाँ पे मोनार्क हैज़ एक्सटेंसिव कंट्रोल टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है, जहाँ पे पावर आर लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो मोनार्की भी 3 टाइप के देख लेंगे। एक मोनार्की हो गया, एक हो गया एब्सोल्यूट मोनार्की, दैट मीन्स राजा ही सारा कुछ डिसीजन लेगा। एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यहाँ का मतलब हो गया कि मोनार्की रहेगी, राजा रहेगा, बट उसके पावर कंट्रोल किया जाएगा थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इज डिक्टेटरशिप। ये भी उसी का पार्ट है, बट ये थोड़ा और ज़्यादा खतरनाक पार्ट है, कह सकते हो कि डिक्टेटरशिप is when a person has total control over a country and makes all the decision without input from others। तो एक आदमी सारा डिसीजन लेगा किसी से बिना पूछे, एंड पीपल यूजुअली कैन नॉट वोट फ्रीली और स्पीक आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोले तो आप गए। तो इस तरह की चीज़ें कहाँ पे है? ये जो डिक्टेटरशिप है अभी कोरिया में है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। अगर मोनार्की की बात करें तो मोनार्की कहाँ पे है? सऊदी अरबिया में। नेक्स्ट इज थियोक्रेसी, जहाँ पे गवर्नमेंट जो चूज़ किए जाते हैं बाय रिलीजियस लीडर्स हु यूज रिलीजियस लॉज टू रूल द कंट्री। डिसीजन आर बेस्ड ऑन व्हाट देयर रिलीजन टीचेस, नॉट देयर रेगुलर लॉज। ऐसे डिसाइड होते हैं कि जो रिलीजन कह रहा है वही आपको फॉलो करना है। अब ये किस कंट्री में चल रहा है? ये ईरान में है, अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है ओलिग्रेसी। ओलिग्रेसी इज व्हेन वेयर स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल लाइक वेल्दी फैमिलीज और मिलिट्री लीडर्स रन द कंट्री। मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जब पे या तो मिलिट्री लीडर्स या वेल्दी फैमिलीज गवर्नमेंट चलाती है। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कुछ कंट्रीज़, जहाँ एग्जांपल की अगर बात करें तो रसिया एक समय में म्यांमार में ऐसा था। नेक्स्ट इज कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म इज अ सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट ओन्स एवरीथिंग एंड ट्राइज टू मेक एवरीवन इक्वल बाय शेयरिंग रिसोर्सेज, ठीक है। तो वन पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे होती है, जहाँ पे क्या होती है कि सारी चीज़ें, मतलब आप ऐसे समझो कि सारी चीज़ें जितने भी कंट्री के रिसोर्स हैं ये सारा कंट्रोल जो है गवर्नमेंट करती है। बट यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होती है। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो चाइना, क्यूबा। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट डू वी हैव? तो डेफिनेटली वी आर हैविंग डेमोक्रेसी, वी आर हैविंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट और द बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वी हैव। हाउएवर देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, जैसे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन की रेट या लिटरेसी रेट कह सकते हो कि दीज आर वेरी लेस। बट वी आर, एज डेमोक्रेसी इज़ प्रोग्रेसिव, so we are also progressive, or the best thing in our country is that we don't have any official religions, and that is the best thing in our country। तो चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा कमेंट पे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और जिन आपकी जो दोस्तों को ज़रूरत होगी ऐसे वीडियो की तो उन तक पहुँचाएँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।